हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर स्टडी प्लान, बेस्ट स्टडी प्लान इन द बेसिकली करिकुलम ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट। हम लोगों का बेस्ट स्टडी प्लान हम लोग बनाने की कोशिश करी है। होप सो कि इट परफॉर्म्स बेटर फॉर यू एज वेल। देखो, ये स्टडी प्लान ऑलरेडी टेस्टेड है। मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को स्टडी प्लान कस्टमाइज करके वैसे तो मैं बना के देता हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए। जितने भी स्टूडेंट मेरे से क्लास लेते हैं, अगर उनको स्टडी प्लान की कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको कस्टमाइज तरीके से बना के दे देता हूँ। बट ये जो स्टडी प्लान है ये होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए, पेपर नंबर 7 सीएमए इंटरमीडिएट। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं और आज से पढ़ाई शुरू करेंगे टुडे इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, और अगर पहले से कर रखी है तो भी वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ाई शुरू कर रखी है तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। बट अभी भी टाइम बहुत सारा है आपके पास, अभी भी आप कर सकते हैं पढ़ाई। अब बच्चों का स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या होता है कि सर हम लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, सर हम लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो हम लोगों को बताओ कि सिंगल ग्रुप है तो कैसे और बोथ ग्रुप है तो कैसे पढ़ाई करी जाए। जैसे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको बताया कि सिंगल ग्रुप है तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है और बोथ ग्रुप है तो कैसे पढ़ाई करनी है, इसी तरीके से ही सेम तरीके से मैं डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं लॉ के बारे में आपको गाइड नहीं कर सकता। लॉ के बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा, स्टडी प्लान में सारे सब्जेक्ट्स के लिए डालूंगा। बट दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स फॉर माई सेल्फ। मेरे को वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं ये मेरे लिए तीन। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे को बहुत पसंद हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसी बाकी सब्जेक्ट्स ओके ओके हैं, बट आई डोंट लाइक दो सब्जेक्ट्स दैट मच। ओके, तो जहाँ पे टैक्सेशन की बात आती है, चाहे वो डीटी हो या चाहे जीएसटी हो, जिसको आप आईडीटी बोलते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं मेरे लिए और मेरे को बहुत पसंद है। कॉस्टिंग मेरे को बहुत पसंद है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे को बहुत पसंद है, और बात रही कंपनी अकाउंट्स की तो वो भी पसंद है। मतलब बेसिकली अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, ये तीनों आर माई कोर एरियाज। तो इन तीनों के बारे में तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरह से गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स टू द स्टूडेंट ऑफ सी एंड सी एम इंटरमीडिएट। ठीक है, रही बात लॉ की तो मैं उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन का प्लान जो है वो स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे देखो, मैंने मॉड्यूल जो है हमारा बेसिकली सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उससे मैंने रेफरेंस लिया इंडेक्स का। उसके हिसाब से चैप्टर्स के नाम और जो मैं आपको प्लान बताऊंगा उसके अंदर जो नाम है वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है चैप्टर्स को सब सब कैटेगरी में तोड़ते हैं और इंस्टीट्यूट ने ब्रॉडर कैटेगरीज आपको जो है वो दे रखी है इंडेक्स में। तो इंस्टीट्यूट ऑलवेज प्रोवाइड यू ब्रॉडर कैटेगरीज। जब आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट वही मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट आपको ब्रॉडर कैटेगरीज दे देता है बाहर की तरफ से ही और अपने वेटेज के हिसाब से, राइट। तो देखो, इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपके पास में तीन सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। वेयर एज सेक्शन ए स्टैंड फॉर 10%, सेक्शन बी 70% एंड 20%। एज सिंपल एज डेट, 10 + 70 + 20। बहुत सिंपल सा इन्होंने वेटेज जो है आपको दे दिया। बोला कि 10% में इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मैं बताता हूं आपको कि मॉड्यूल में हमारे पास में इसमें कंटेंट क्या है। तो इसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस आ जाएंगी आपकी, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ जस्ट लाइक पर्सन, असेसी। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा इनेक्ट हुआ वो कौन सी एंट्री में था, गवर्नमेंट को कैसे पावर मिलती है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, एवेजन क्या होता है, ठीक है, हेजिंग ऑफ टैक्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको बेसिक डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट में मिलेंगे। तो इंस्टीट्यूट कहता है ये चैप्टर पढ़ लो। और इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे ये बोलना क्या चाहते हैं, एग्जामिशन एक चैप्टर होता है जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं एग्जामिशन, विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इनकम विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। वही यहाँ पे भी है सेक्शन 10, 11 और 13A। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये दोनों चैप्टर कर लो तो आपका 10% का है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने वेटेज दे रखी है। इसके बाद हेड्स ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, मतलब ये ब्रॉडर कैटेगरी दे रखी है देखो। लेकिन इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इसके अंदर आएगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड आईओएस, सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वेरियस हेड सारे हेड कवर कर लिए इन्होंने। इसके बाद इन्होंने थर्ड चैप्टर यहाँ पे कवर करा, फोर्थ में क्लबिंग आ गया, सेट ऑफ आ गया, कैरी फॉरवर्ड आ गया और डिडक्शन। इन्होंने चार चैप्टर को एक साथ कर दिया, जबकि हम लोग चारों चैप्टर को अलग अलग पढ़ाई करते हैं। क्लबिंग इज अ डिफरेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू अस,
फिर उसके बाद हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ते हैं एक साथ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिडक्शन। तो ये सब चैप्टर हमने अलग अलग करे हैं, इन्होंने यहाँ पे क्लब कर रखे हैं। तो ऊपर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जो मैं स्टडी प्लान दे रहा हूँ, कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मॉड्यूल से ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है मॉड्यूल से ही करना। लेकिन जो मैं प्लान बताऊंगा उसके चैप्टर डिट्टो मॉडल के ही सेम है, बस मैंने सब कैटेगरीज में उनको बांट रखा है। तो मैं आपको वही सब कैटेगरीज बता रहा हूँ कि क्लबिंग वाले प्रोविजन चैप्टर नंबर 4 में है यहाँ पे, और हो सकता है कि ये जो ऑर्डर है 1 2 3 4 का इंस्टीट्यूट और मेरा अलग अलग हो। इसके बाद असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। तो बेसिकली ये चैप्टर यही है, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने का चैप्टर जो है ये वो है। सब हेड की इनकम जोड़ के, क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सब करके, डिडक्शन एग्जम्पशन सब देख देख के जो फाइनल निकलेगी इनकम, उसके ऊपर टैक्स निकालने का यहाँ पे जो है वो है ये चैप्टर। ठीक है, इसके बाद टैक्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड ICDS 20% के लिए है। TDS TCS एडवांस टैक्स, ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं जो हम लोग कवर करेंगे, बट इन्होंने एक साथ दे रखे हैं, नॉट एन इशू। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें नोटिस वगैरह के बारे में बातचीत करी गई है। ICDS इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग में, वैसे ही इनकम टैक्स में ICDS होते हैं। इट इज़ मोर लाइक ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो हम लोग ICDS भी देख लेते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट के मॉडल के हिसाब से मैंने चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करे। अब मैं आपको प्लान बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो आपको जो मैंने यहाँ पे रेड से लिखे हुए हैं ये सब हैं A कैटेगरी के चैप्टर्स, देन ब्लू, देन ग्रीन। देखो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर दूं कि A, B एंड C कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स आर देयर। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, A कैटेगरी वाले स्टूडेंट, B कैटेगरी और C कैटेगरी वाले स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ी सी रैंक को मैं चेंज करना चाहूँगा। A कैटेगरी वाले चैप्टर की मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको ये करने ही करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। B वाले वेरी इंपॉर्टेंट है और C वाले इंपॉर्टेंट है सिर्फ। सर ऐसा कुछ जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो भाई ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो इंपॉर्टेंट ना हो, ये बात याद रखना। पढ़ना सब कुछ है, कौन सा सबसे पहले पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम लोग अगेन अपनी कैटेगरी पे आते हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट हैं हमारे पास में कैटेगरी में, ठीक है। एक स्टूडेंट जिसको 100 मार्क्स चाहिए। सेकंड, मैं यहाँ पे 60 to 80 रेंज ले रहा हूँ आपकी बार, 60 to 80। देन वी हैव 40 to 60 मार्क्स। ओके, मिनिमम बेयर मिनिमम 40 में रख रहा हूँ ताकि आप पास तो हो जाएं एटलीस्ट। तो देखें आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। वैसे तो DT में मैं आपको बताऊं कि कोई स्ट्रेटेजी आपको ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा पहले करेंगे। करना तो आपको सारे ही होता है DT में, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं चैप्टर्स बहुत छाट छाट के लिखूं ताकि आप भरोसा करें। और 40 बेयर मिनिमम 40, बट टारगेट 100 रखना। बट फिर भी अगर मान लीजिए आपने बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय दे दिया, DT को कम दे पाए, तो आखिरी टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करें, किस ऑर्डर में करें, ये आपको याद रह जाए। देखें, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर रखा है वो है सरचार्ज टैक्स रेट्स विद रिलीफ एंड रिबेट। मतलब आप सबसे पहले, और मैंने चैप्टर ये करवाया भी है, जो स्टूडेंट्स ने मेरे से क्लास लिए उनको भी मैं पहले यही करवाता हूँ, और बाकी सबको भी मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप देखो हम लोग कैसे सीखते हैं। पूर्ण इनकम टैक्स एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में आप टोटल इनकम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में आप उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। तो पहले आप टोटल इनकम निकालते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। तो मैं चाहूँगा आप कि पहले आप टैक्स निकालना सीखें, इनकम निकालने से पहले टैक्स निकालना सीखें। क्योंकि टैक्स निकालना सीखने के लिए आपको सिर्फ एक चैप्टर सीखना है, जो कि ये चैप्टर नंबर 1 है मेरे मुताबिक। सरचार्ज है जिसके अंदर टैक्स रेट्स हैं, स्लैब रेट्स हैं, रिलीफ है और रिबेट है। 87A वाली रिबेट आपको मिल जाएगी, रिलीफ जो मार्जिन रिलीफ वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये मॉडल के हिसाब से कौन सा चैप्टर हम लोगों को पहले करना चाहिए? मॉडल के हिसाब से आपको जो करना चाहिए वो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, तो पहले आपको चैप्टर नंबर 5 करना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे हिसाब से, क्योंकि छोटा चैप्टर है और आपको स्लैब रेट वगैरह जो है अच्छे से सीख लेने चाहिए पहले ही। सरचार्ज कितना लगेगा कंपनी के ऊपर, 7% कब है, 5% कब है, 2% कब है, 5% कब है, एंड सो ऑन। तो ठीक है, इसी हिसाब से ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रिवीजन लेक्चर्स जो है मैं अपलोड करूंगा डायरेक्ट टैक्सेशन के, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द माई कोर सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस अपलोड करी हैं, इसी डायरेक्ट टैक्सेशन की भी करूंगा, और इसी ऑर्डर में ही करूंगा। पहले सरचार्ज, टैक्स रेट एंड रिलीफ एंड रिबेट करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप ये स्टडी प्लान फॉलो करते हैं तो आप क्लासेस भी साथ साथ फॉलो कीजिए।
तो आपका ना साथ साथ होता रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेनली उनके लिए मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ। और रिवीजन जिन्होंने मेरे से क्लास ली है उनकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको सरचार्ज, टैक्स रेट विद रिलीफ एंड रिबेट करना है, फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम करना है। 5 हेड ऑफ इनकम में कौन कौन से हेड आते हैं फटाफट से बता दो मेरे को एक बार। सैलरी आ जाएगा आपका, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड करना ज़रूरी है। 5 हेड्स ऑफ इनकम तो आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ए बी या सी, 100 वाले हों, 60 वाले हों, 40 वाले हों, कोई से भी हो भाई, पांचों हेड ऑफ इनकम तो आपको बेर मिनिमम करने ही करने हैं। इसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये भी आपको करना है 3rd नंबर पे। टीडीएस टीसीएस 4th नंबर पे और डिडक्शन 5th नंबर पे। टीडीएस टीसीएस इतना इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में आपको दिखेगा कि 5 to 7 मार्क्स का एमसीक्यू सब मिला के टीडीएस टीसीएस से आ जाता है, मेनली टीडीएस से। तो अगर आप 40 to 60 स्कोर करना चाहते हैं, 40 to 60 स्कोर करना चाहते हैं, आप इस कैटेगरी में अगर आना चाहते हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप कौन कौन से चैप्टर कीजिए। आपके सामने दिख ही रहे हैं आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 चैप्टर आप करेंगे तो आप 40 to 60 स्कोर आराम से कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ये 5 चैप्टर आपको लेकिन अच्छे से करने पड़ेंगे, और ये छोटे चैप्टर नहीं है, ये बहुत बड़े चैप्टर हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि डिटी इज नॉट एन ईजी डील, इट्स अ बिग डील, नॉट एन ईजी डील, याद रखना आप, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर करने हैं। सर इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी बता दो हमको एक बार मैनर। तो भाई इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको फर्स्ट नंबर पे, मैं कलर बदल के लिखता हूँ इसका, फर्स्ट नंबर पे आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 करना है। देन मैंने आपको क्या बताया, 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो आपको चैप्टर नंबर 3 सेकंड नंबर पे करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपको सेकंड नंबर पे करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह मैंने बताया आपको, ठीक है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे भी हैगा, ये रहा। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अब देखो इसके ना सब कैटेगरी में आ जाना आप, किस में आ जाना, सब कैटेगरी में। देखो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलग चैप्टर, टीडीएस टीसीएस अलग चैप्टर, डिडक्शन अलग चैप्टर। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, और आप यहाँ पे ना एक चीज़ और लिख लेंगे, मिस हो गई होगी, क्लबिंग, क्लबिंग भी लिख लेंगे, ठीक है। क्लबिंग भी आपको करना है। तो बेसिकली फर्स्ट ये चैप्टर करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, क्योंकि देखो इन्होंने इसमें चारों कवर कर लिया, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शन, और मैंने भी आपको यही चैप्टर्स बताए हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस टीसीएस, डिडक्शन। अभी एक चैप्टर आपका और जो रह जाता है वो है टीडीएस टीसीएस। तो मतलब आपको 1 2 3, ठीक है, और 3 कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, ये 4th है डिडक्शन अलग चैप्टर है, और 5th है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, जिसमें आपने लिखा हुआ है एडवांस टैक्स नहीं करना आपने, टीडीएस टीसीएस ही करना है खाली। ये बात आपको याद रहेगी, 40 मार्क्स के लिए इतना एम करेंगे आप, ठीक है, ये आप इतना एम करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं टीडीएस टीसीएस में 4 लिख देता हूँ, ऊपर 5 लिख देता हूँ, ये 4 हो गया आपका, और यहाँ पे ये 5 हो गया। मॉडल के हिसाब से भी साहब मैंने आपको रैंकिंग दे दी है, आप रैंकिंग के हिसाब से इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे की सारे मैंने जो भी हैं बेर मिनिमम और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डालने की कोशिश करी है, जो आपको मैक्सिमम 60 मार्क्स तक दिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या सीखेंगे, बेसिकली टोटल इनकम कंप्यूट करना और टैक्स निकालना। 40 से 60 मार्क्स में अगर आपको ये आ जाता है कि आप टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, 5 हेड की इनकम, डिडक्शंस क्या हैं वगैरह वगैरह सब करके अगर आप समझ जाते हैं इतना, और टैक्स निकालना भी सीख जाते हैं उसके ऊपर, तो आप 60 मार्क्स तक सोच सकते हैं कि आपके आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही करके। सिर्फ इतना लग रहा है, बट जब आप करेंगे तो यू गेट टू नो डैट यही मेन चीज़ है, यही मेन चीज़ है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको जज करेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पेपर इन्हीं चैप्टर से बनेगा। इसके बाद 60 से 80 मार्क्स वाले कॉलम में आ जाएं। सर रेजिडेंशियल स्टेटस एक चैप्टर है जो कि बहुत आसान लगता है बच्चों को और बहुत इजी भी लगता है, लेकिन देखो रेजिडेंशियल स्टेटस इतना ज़्यादा वेटेज का भी तो नहीं है ना। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में आएगा ही आएगा, बट मैं ये मानता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जितना मैंने अभी तक देखा है मेरे को यही प्रूव हुआ है कि 40 से 60 के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस को छोड़ा जा सकता है, बट बच्चे छोड़ते नहीं रेजिडेंशियल स्टेटस, और बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत आसान है, देखो इसके भी 2 पार्ट हैं, मैं आपको बताऊं। रेजिडेंशियल स्टेटस के 2 पार्ट हैं, जिन बच्चों ने स्टडी कर लिया है उनको ये बात पता होगी, जिन्होंने नहीं करा वो ध्यान से सुने, और जिन्होंने कर लिया वो भी एक बार सुन लो, आराम से सुनते रहो, सब चीज़ें बहुत एकदम क्लियर कर दूंगा मैं आपको।
रेजिडेंशियल स्टेटस में दो हैं, एक में तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो दिन वाला, याद होगा आपको, डेज 182 डेज वाली कंडीशंस वगैरह आप देखते हो। दूसरा है इंसिडेंस ऑफ इनकम टू टैक्स, आप निकालते हो कि कितनी इनकम उसकी टैक्सेबल होगी। याद करो, जिन्होंने पढ़ लिया होगा पहले या जो अभी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोगों को एक बार पता चल जाता है रेजिडेंट है या नहीं है, तो उसके बाद हमको एक नया सेट ऑफ सेक्शन हम लोगों को जो है स्टार्ट करना पड़ता है रेजिडेंशियल स्टेटस में, जिसमें हम लोग ये निकालते हैं कि अगर वो ROR है तो उसकी इनकम कितनी टैक्सेबल है, मतलब अगर वो रेजिडेंट है तो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी है, बट इन दोनों पार्ट्स को जब आप अच्छे से करोगे दोनों को, तो ही यहाँ पे समझना कि आपका चैप्टर हुआ है। बच्चे 182 डेज वाला कंडीशंस वाला मतलब डेज वाला जो कंपटीशन है उसको कर जाते हैं, इनकम वाला छोड़ जाते हैं, सेक्शन 9A जो है छोड़ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्ट में से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ा तो फिर ये समझ लेना कि आपने चैप्टर पूरा नहीं करा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा सबसे पहला, तो मतलब आपके पास में 5 तक आप कर चुके थे, छठे नंबर पर रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम एंड कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, यहीं कहीं पे ही ये फॉल कर जाएगा, ठीक है, ये यहीं कहीं पे ही फॉल कर जाएगा। तो आप यहीं पे समझ लीजिए कि ये आपका छठे नंबर का जो है चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, थर्ड चैप्टर में ही होगा। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भाई एग्रीकल्चर इनकम किधर आएगा, देखिए एग्रीकल्चर इनकम आपकी जो होती है इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स होती है, ये बात आपको याद रखनी है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो बेसिकली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में वो इनकम आएंगी जो टैक्सेबल होती ही नहीं है ना, क्या बोला मैंने, जो इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस मैं बता दूं आपको कौन से चैप्टर में है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये थर्ड में नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये इसी चैप्टर में इनकम टैक्स बेसिक्स में ही है, इनकम टैक्स बेसिक्स में ही है, बेसिक्स में इन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस भी डाल रखा है, ठीक है, माई बैड सॉरी। ये रेजिडेंशियल स्टेटस जो है फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट की किताब के हिसाब से, ओके। अच्छा, मैं बात किसकी कर रहा था, आई लूज माई पॉइंट, मैं किसकी बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था अपने इसके बारे में, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है, देखो भारत एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन प्रोफेशन है बहुत सारे लोगों का, तो एग्रीकल्चर इनकम को ना थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है इंडिया में। तो इसलिए ही इंडिया में क्योंकि अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है, इसलिए ही इसके ऊपर एक अलग चैप्टर भी है, एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम आपको मिलेगा कहाँ पे, इस पूरे अपने जो भी है हमारा ये मॉड्यूल है इसके अंदर कहाँ मिलेगा, तो बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसी में ही आपको एग्रीकल्चर इनकम भी मिल जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम भी आपको यहीं पे मिल जाना चाहिए, आई होप सो कि यहीं मिल जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम आपको समझ में आ गया, आप मार्किंग करते रहें अपने मॉड्यूल में उस हिसाब से, 7वें नंबर पे। देन वी हैव रिटर्न ऑफ इनकम, भाई जितना भी टैक्स आप भरना चाहते हो सरकार को बताओगे कैसे, सरकार को डिस्क्लोज कैसे करोगे कि हमारी इनकम इस साल इतनी हुई है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्म होता है जिसे आप भरते हो, उसको बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न जब आप भरते हो सरकार को जमा करते हो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब यही है कि आप सरकार को बताना चाहते हो कि भाई हमारे पास इतनी इतनी इनकम जो है अपनी इस बार हुई, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑफ इनकम आपका कौन से चैप्टर में आएगा सर, ये आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में, रिटर्न ऑफ इनकम इसी में आएगा, रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, ITR जिसे हम लोग बोलते हैं, 8th चैप्टर है, मेरे हिसाब से आपको 8th नंबर पे करना चाहिए ये, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि 40 to 60 कैटेगरी में हमारे पास में 40 to 60 कैटेगरी में हमारे पास में 5 चैप्टर थे, उसमें अगर आप 3 चैप्टर और जोड़ दो, 3 चैप्टर और जोड़ दो तो 60 to 80 में पहुंच जाओगे, ये 3 और जोड़ देना। अभी सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप वालों बच्चों पे मैं आता हूँ कैटेगरी में। अभी ये देखो 9th नंबर पे इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, वही चैप्टर आपका ये वाला, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एग्जामेशन, ठीक है, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सर अभी तो आपने एग्रीकल्चर इनकम भी इसमें ही बताया था, हाँ एग्रीकल्चर इनकम भी इसी का ही पार्ट है, बट एग्रीकल्चर इनकम अगर मैं हटा दूँ इस चैप्टर से तो बाकी बची हुई जितनी भी प्रोविजंस हैं वो आपको अलग से करनी है। ICDS 10 नंबर पे, AMT और मैट 11वें नंबर पे। AMT और मैट बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, ICDS 10वें नंबर पे है हमारा, ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 8 है यहाँ पे। AMT और मैट इसमें ही असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन, इसी में आएगा आपका AMT और मैट, ठीक है।
और ICDS के साथ में आप एंड एडवांस टैक्स आप इन दोनों को साथ में कर लीजिए, ठीक है। एडवांस टैक्स, तो अगर आप बेसिकली 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सारा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उस कैटेगरी के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं तो आपके सामने ये मैंने मैनर बता दिया। अब सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया ये कंप्लीट हो सकता है अभी भी सिलेबस जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, बट शर्त क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास तो सर दो स्टूडेंट्स हैं, हम सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, सिर्फ उनके बारे में बात होगी जिनके पास में सिंगल ग्रुप हैं और जिनके पास में बोथ ग्रुप हैं। सिंगल वालों के पास में क्या क्या है, FA, DT, कॉस्टिंग, लॉ। बोथ के पास क्या है, FA तो है ही है, DT भी है ही है, कॉस्टिंग भी है, लॉ भी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। बोथ ग्रुप वाले भी कर सकते हैं, सिंगल वाले भी, सिंगल वाले तो कर ही सकते हैं, बहुत सारा टाइम है, ठीक है। FA मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। DT देखो, DT का क्या है कि आगे अभी आपको DT के लिए कितने मैक्सिमम दिन चाहिए। DT हो सकता है 2.5 मंथ्स में कंप्लीट, मैंने आपको टोटल लिमिट दे दी। अभी जनवरी चल रहा है, आपके पास काफ़ी समय है, आप 2.5 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप DT को रोज़ के रोज़ कितने आवर दें, 4 आवर दें तो भी DT कंप्लीट हो सकता है 2.5 महीने में, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दी सिंगल ग्रुप के बारे में, बाकी सब्जेक्ट आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब रही बोथ ग्रुप की बात, देखो आपको सब्जेक्ट्स को लेके कैसे चलना है ये बात ध्यान रखना। कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट एंड FM जो आपका सेकंड ग्रुप में है उन दोनों को साथ में लेके चलना। पेपर नंबर 10 है मेरे ख्याल से ये, इसको और कॉस्टिंग को साथ में लेके चलना, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड हैं। इन दोनों में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सेम भी हैं। कॉस्टिंग तो ओवरऑल सेम ही है, थोड़ी सी ज़्यादा है बस, और FM कर लेना, ठीक है। कॉस्टिंग और इसको साथ में लेके चला तो आपका ये पेपर हो गया टोटली सेम टाइम में ही। FM का टाइम बस एक्स्ट्रा लगेगा, कॉस्टिंग दोनों में ही सिमिलर सी है, ठीक है। 2 ही 3 चैप्टर हैं जो अलग हैं। रही बात FA के साथ में आपको कंपनी अकाउंट्स लेके चलना है। FA खत्म होते सोचना ना एक ही सब्जेक्ट है, FA खत्म हुआ कंपनी अकाउंट शुरू कर दिया, कंपनी अकाउंट इतना बड़ा है भी नहीं। लॉ के साथ में आपको ऑडिट पढ़ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ना एक पेस ऑफ ग्रोथ बन जाता है इससे, जो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में बनवा रहा हूँ। DT के साथ आपको IDT पढ़ना है, आपको बहुत सारे रेफरेंस भी मिलेंगे DT IDT के साथ में लिंकेज वाले, क्योंकि GST इज टोटली लिंक्ड विद DT बहुत सारी प्रोविजंस में, ठीक है। तो अभी देखो, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट साथ में मैंने कर दिया पहला, DT IDT दूसरा कर दिया, कॉस्ट FM तीसरा कर दिया, लॉ ऑडिट चौथा कर दिया। सर अभी सब्जेक्ट कौन से बचे हैं, OMSM बचा, OMSM बचा है ना, सिर्फ OMSM आपका जो है बच गया। सिर्फ OMSM क्या क्या करना है आपको, OM और SM आपको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि OM और SM है तो बेसिकली OM एक कॉस्टिंग की ही आप समझ लीजिए कि ब्रांच काइंड ऑफ थिंग है। OM और SM तो खैर बहुत छोटा सा ही है, थ्योरी है, 30 मार्क्स की है मेरे ख्याल से, उसको आप अलग से पढ़ लेना। तो बोथ ग्रुप वालों के लिए मैंने ये जो बताया आपको, इस कॉम्बिनेशन में पढ़ो, टाइम जितना मिनिमम हो सके उतना दो सब्जेक्ट वाइज, लेकिन डेली आपको 8 आवर्स देने पड़ेंगे भाई। बोथ ग्रुप वालों को 8 आवर्स डेली के देने पड़ेंगे। अगर डेली के 8 आवर्स देंगे तो DT वो 3 मंथ्स में, DT प्लस IDT 3 मंथ्स में तो खैर मुश्किल पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर 8 घंटे का अगर आप इनपुट दें और अगर आपका आउटपुट 8 घंटे का ही आए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 महीने में हो सकता है। 8 घंटे का इनपुट से 8 घंटे का आउटपुट नहीं आ सकता। आप 8 घंटे बैठेंगे तो आपका आउटपुट आएगा यहीं कोई 5-6 घंटे। तो अगर आप DT IDT दोनों को मिला के देखें तो कितने टाइम में हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। दोनों मिला करके ये हो जाना चाहिए 3.5 मंथ में, 3.5 महीने में हो जाएगा, अगर आप क्लास के साथ भी करें और सेल्फ स्टडी करें तो भी। हाँ, इट सीम्स इम्पॉसिबल पहले पहले, बट यकीन मानिए IDT, केवल IDT की मैं बात कर रहा हूँ, कस्टम्स हटा के GST की बात करता हूँ। चलो, खाली GST मैंने खाली 25 डेज में कवर करा था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी वगैरह कुछ भी नहीं करी थी लास्ट तक GST के बारे में। सिर्फ मेरा वही CA इंटर का था जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। CA इंटर में तो खाली हमारा 40 नंबर का है GST, जबकि CMMO 100 मार्क्स का था। तो मेरा बस वही बेस था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने फिर भी 25 डेज में मैंने ये देखा कि GST अगर पढ़ने की स्पीड बन जाए ना तो काफ़ी आसानी से हो सकता है कंप्लीट। तो ऐसा करके करना तो हो जाएगा। अभी भी मैं तुमको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इतना 3 से 4 महीना आपको लगेगा सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपने कॉम्बिनेशन ये नहीं बना रखे हैं तो आपके लिए भाई पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से बनाया है जो सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। होप सो कि आप लोग स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे, इसी मैनर में करेंगे, ठीक है। और रिवीजन लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा। इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ February, या तो अभी एंड में शुरू हो जाएगा जनवरी के, 3-4 दिन ही बचे हैं जनवरी के वैसे तो,
बट मैं स्टार्ट कर दूंगा रिवीजन लेक्चर्स। ओके, जब तक के लिए स्टडी करते रहना और बिल्कुल भी डे को वेस्ट नहीं करना हमको। ओके, और लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अभी किसी आपके फ्रेंड को या किसी को भी इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको जब भी मैं रिवीजन वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो बाद में मिलेगा, शेड्यूल डाइजेस्ट में, दिन के आखिरी में। बट आपको उसी टाइम मिलना चाहिए जिस टाइम मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँ, तो इसलिए बेल आइकन भी दबा देना। ओके, टेक केयर नाउ। और अगर अभी भी कोई डाउट होता है, किसी भी टाइप का डाउट होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, चैनल तो नहीं है, चैनल में बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हमारा ग्रुप है, उसमें आप आराम से अपना डाउट्स रख सकते हैं। ये लिंक है t.me ऑल इंडिया CMA, आप डालेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। CMA का ही ग्रुप है, वहाँ पे आप सारे डाउट अपने जो है पूछ सकते हैं। ओके, नाउ टेक केयर एंड वी विल मीट इनटू द नेक्स्ट स्टडी प्लान। ओके, जो कि होगा कॉस्टिंग के लिए। अल्टिल देन टेक केयर।